हेलो, नमस्कार। तो ये हमारी बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। ये फर्स्ट पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अब तक हमने जेनेटिक मटेरियल को प्रूव किया कि ये डीएनए ही होता है। ठीक है, छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक बायोमोलिक्यूल में हो तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। जिनमें सबसे पहले हम बात करें, इट मस्ट बी रेप्लिकेटेड। पहली बात कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वही बायोमोलिक्यूल होगा जिसमें ऑटो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती हो। ऑटो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती हो मतलब वो अपने आप को कॉपी करवा सके। ऐसा अगर कोई बायोमोलिक्यूल होगा तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ऑटो रेप्लिकेशन उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाता है मेनली जो पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मीन्स कि फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सब यूनिट्स। छोटी छोटी उप इकाइयों से बहुलकीकरण से जो बनते हैं पॉलीमर, उन पॉलीमर्स में ऑटो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है और ये ऑटो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी एक जेनेटिक मटेरियल में होनी मस्ट है। दूसरी बात, इट मस्ट बी स्टेबल। दूसरी बात कि ये अलग अलग एनवायरनमेंट में रेप्लिकेशन के समय एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा हो, उस समय हर वक्त स्टेबल रहना जरूरी है। स्टेबल का मतलब है डू नॉट डाइजेस्टेड बाय सेलुलर एंजाइम्स। सेलुलर एंजाइम्स इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सके, स्टेबल हो। ये दूसरी कैपेबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल में होनी ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है। थर्ड, इट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव मीन्स कैरी इंफॉर्मेशंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी कर सके। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। जो उसकी सब यूनिट्स हैं, उन सब यूनिट्स की सीक्वेंस है, उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सके। ये तीसरी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। फोर्थ, it must be divisible, can divide। ये अपने आप को अलग अलग कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। अपने आप को अलग अलग कर सके जिससे
अलग अलग प्रोजेनी में जनरेशन, जब जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा हो तो अलग अलग प्रोजेनी में, अलग अलग संततियों में अलग अलग जा सके। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल में मस्ट होने चाहिए। हर जगह हमने क्या लगाया, मस्ट, शुड नहीं, मस्ट होने चाहिए। अब जैसे हमने बात की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्या डीएनए ये चारों कैरेक्टर्स को फुलफिल करता है? देखें, पहला ऑटो रेप्लिकेशन, डीएनए ऑटो रेप्लिकेशन। हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट कर सकता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट कर सकता है। इसके बारे में जो चारगोप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले हमें ये बात बताई थी कि एडेनिन है ये हमेशा पेयरिंग करता है थायमीन के साथ, और थायमीन है वो हमेशा पेयरिंग करता है एडेनिन के साथ। इसी तरीके से गुआनिन है वो हमेशा पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन पेयरिंग करता है गुआनिन के साथ। ये एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये जो डीएनए है उस डीएनए के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे थे ना सब यूनिट्स, तो ये जो सब यूनिट्स हैं उनके नाम हैं। 4 टाइप की सब यूनिट्स होती हैं जो मिलकर पॉलीमराइज होकर एक पॉलीमर बनाती हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयरिंग करता है, तो एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो सामने वाला जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसमें उस एडेनिन के सामने क्या आएगा, हमेशा थायमीन आएगा। और इसी तरीके से अगर गुआनिन है पेरेंट में तो नए बनने वाले में क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। ये चारगोप ने हमें बताया था, और इसी की बेसिस पे हम मानते हैं कि डीएनए अपने आप की कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ऑटो रेप्लिकेशन डीएनए में होता है। दूसरी बात करें, स्टेबल। डीएनए जो है ये नॉर्मली किस कंडीशन में होता है, डबल स्टैंडर्ड। किस कंडीशन में होता है, डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में। डबल स्टैंडर्ड का मतलब कि 2 फाइबर्स एक साथ पाए जाते हैं, 2 फाइबर्स एक साथ पाए जाते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड, जिसमें एक ही फाइबर होता है। फाइबर मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से आपस में जुड़कर एक फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और ऐसे 2 पॉलीमर आपस में जुड़ के एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड कंडीशन में रेयरली रहता है। डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में रहने का फ़ायदा क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट्स के जो रिएक्टिव ग्रुप हैं, इन कंपोनेंट्स के जो रिएक्टिव ग्रुप हैं जो इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर सकते हैं, इसको डिग्रेड करवा सकते हैं, जो रिएक्टिव ग्रुप हैं वो रिएक्टिव ग्रुप क्या होंगे, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। डबल स्टैंडर्ड के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिव ग्रुप, बाहर की तरफ शो नहीं होते, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो बाहर से अगर हम देखें इसको तो ये मोस्टली नॉन रिएक्टिव होता है। मोस्टली क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव नहीं होता, और इसीलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब जैसे हम बात करें आरएनए है, आरएनए भी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ऑटो रेप्लिकेशन कर सकता है, अपने आप की कॉपी बना सकता है, लेकिन वो दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता, क्योंकि आरएनए मोस्टली कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो रिएक्टिव ग्रुप हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं। रिएक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, वो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ रिएक्शन करके अपने आप को अनस्टेबल करवा सकते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है, इसलिए ये जो इस तरीके से स्ट्रैंड है, ये और ये फेस मान लो रिएक्टिव हैं, तो ये क्या आ गए, अंदर की तरफ आ गए। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो ये फेस क्या होगी, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है,
ये कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगी और अनस्टेबल करवा देगी, डिग्रेड करवा देगी। तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी डीएनए फुलफिल कर रहा है कि ये स्टेबल होता है। थर्ड, इन्फॉर्मेटिव। जेनेटिक मटेरियल हमेशा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपने कंपोनेंट्स की सीक्वेंस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा सके, ऐसा होना चाहिए। हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड मेनली होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन ये क्या करते हैं? इस तरीके से फाइबर में जुड़ते हैं कि एडेनिन के बाद जैसे हो सकता है थाइमिन आ जाए, साइटोसिन आ जाए, गुआनिन आ जाए, फिर थाइमिन आ जाए, फिर साइटोसिन आ जाए। तो हर इंडिविजुअल में क्या होता है, इनकी जो सीक्वेंस है, इनकी जो सीक्वेंस है एक के बाद में दूसरा आ रहा है, ये सीक्वेंस यूनिक होती है। और इन्हीं सीक्वेंस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशंस इन सीक्वेंस के अंदर निहित होती हैं, इन सीक्वेंस के अंदर समाई हुई रहती हैं। और ये सीक्वेंस उन इन्फॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती हैं। तो तीसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहा है, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। प्रोटीन होती हैं, ये इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। फोर्थ रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट बी डिविजिबल। हमें पता है डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। जब डिवीजन होता है, डिवीजन के समय क्या होता है, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं। 2 स्ट्रैंड है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में, डॉटर जो संततियां हैं उनमें चले जाएंगे। अब अगर हम आरएनए की बात करें या प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन या आरएनए ये डिविजिबल नहीं होते, क्योंकि ये डीएनए की तरह डबल स्टैंडर्ड नहीं होते, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, तो इनको डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल में होनी ही चाहिए और डीएनए इन चारों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इससे अलावा हमने जो प्रीवियस क्लासें हैं उनमें भी बात की थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमने प्रूव किया था ग्रिफिथ ने, उसके बाद में एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी ने, फिर हर्शे और चेज ने भी ये प्रूव किया कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन होती है। ये तो बात थी जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं हम डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, 2 टाइप होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक सा हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सब यूनिट्स। सब यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसका मोलिकुलर वेट होता है वो अधिक होता है। ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, ये 4 इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिसमें आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस।
5 इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम थोड़ा सा अगर इसकी बात करें हिस्ट्री की, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले पता लगाया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी। इन्होंने ये जब अपनी लैब में काम कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो इन्होंने कुछ पस सेल्स को ऑब्जर्व किया। पस मतलब मवाद को सिखाएं, कहीं पर मवाद और का था, उन पस सेल्स को ऑब्जर्व किया। पस सेल्स हमें भी पता है, अगर हम देखें तो पस सेल्स होती क्या हैं? ल्यूकोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं? ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC, ब्लड की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इन पस सेल्स को जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो इनमें इनको एक एसिडिक मॉलिक्यूल मिला और उसे नाम दिया न्यूक्लिन। उसे क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिसर ने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। फिर फ्रेडरिक मिसर ने तो इतना खोज के छोड़ दिया कि ये कुछ होता है पस सेल्स के अंदर, एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। इनके करीबन 100 साल तक इस पर कोई बात नहीं हुई। 100 साल बाद में न्यूक्लिन को आगे डिस्कवर किया गया और पता लगाया गया कि न्यूक्लिन जो होता है वो वास्तव में एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। वास्तव में एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ये प्रोटीन और 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें होता है फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरी होती हैं प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सी? स्टोन प्रोटीन। तो स्टोन प्रोटीन और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। इन न्यूक्लियोप्रोटीन को आज हम किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटिन नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटिन। जिनकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है? क्रोमोसोम। ऐसे समेट लिया तो क्रोमोसोम, और खुला धागा है वो क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है, इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिसर ने पस सेल्स या ल्यूकोसाइट्स में। जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे बनता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ सब यूनिट्स, और उन सब यूनिट्स को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, DNA या RNA बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से एक रेखीय क्रम में जुड़ते हैं, और उस जो लंबी संरचना होती है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, वही क्या होती है? या तो DNA होती है या RNA होती है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको न्यूक्लियोटाइड्स को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ NTDS, न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है
एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा कंपोनेंट होता है शुगर, शर्करा। और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजनस क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं, शुगर कौन सी होती है, फॉस्फेट ग्रुप ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, इसको हम एक केमिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये केमिकल स्ट्रक्चर की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।